Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing great. It's your ma'am Maliha behind your phone screens. और आज का लेक्चर हम मोबाइल रिकॉर्डिंग के थ्रू पढ़ेंगे, बल्कि मैं आपको पढ़ाऊंगी और आप उसको पढ़ेंगे. तो without wasting any time, let's get started with it. तो today's lecture is regarding language diversity. दो हमने बहुत सारे concepts लैंग्वेज डाइवर्सिटी के ऑलरेडी मिड टर्म में और फाइनल टर्म में पढ़े हैं, येट एक थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ मेजर कॉन्सेप्ट्स में आपको कराऊंगी ताकि आपको आपस में इनके ग्रुपिंग में कोई कन्फ्यूजन ना पेश आए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर सेकेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. अगर हम लैंग्वेज डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं. वेयर वी नो दैट लैंग्वेज डाइवर्सिटी रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस and language varieties within a specific geographical, social और cultural context. जब आपके एक geographical या social या cultural context में बहुत सारी languages या एक language की बहुत सारी varieties, जैसे हमने dialects पढ़े, जैसे हमने social acts पढ़े, जैसे हमने idiolects पढ़े, जब वो सारे एक साथ coexist करते हैं उसे basically हम language diversity कहते हैं. और ये बहुत important है. क्यों? Because it plays a very crucial role in shaping your cultural identity, your communication and your social interaction. हमें पता है कि language के through we socially interact with people. We know कि it is one of a क्या के मतलब एक major mean. जाहिर है इसके बगैर तो communication हो ही नहीं सकती. तो एक बहुत मेजर मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है. लेकिन मेरे एक स्टूडेंट ने क्लास में कहा था, मैम लैंग्वेज इज़ ऑल्सो कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें एक स्टूडेंट ने एग्जाम्पल दी थी कि ताकि पुख्तो निश्ता या माँ के पुख्तो होता. तो दैट डज़ नॉट मीन कि आपको पश्तो आती नहीं है या मुझे पश्तो आती है. इट मीन्स कि मैं मेरी लैंग्वेज के थ्रू पूरा कल्चरली और सोशली रिप्रेजेंट हो रहा हूँ और अपनी एक ज़ात को, अपनी एक कास्ट को, अपनी एक एथनिसिटी को, एक एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कैसे लैंग्वेज आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को भी शेप कर रही है और कोड ऑफ कंडक्ट भी है. इसीलिए लैंग्वेज एक बहुत मेजर रोल अदा करती है. एंड दैट इज़ वाई लैंग्वेज डाइवर्सिटी इज़ ऑल्सो वेरी ऑफ कोर एंड ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ उसमें. जैसे कि आप देखें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पाकिस्तान की कितने, आपको मैं पाकिस्तान की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बताऊँ. हम देख सकते हैं कि हमारी यह एक नेशनल लैंग्वेज है पाकिस्तान की जो उर्दू. उसके अलावा हमारे पास पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, हमारे पास रीजनल लैंग्वेजेस है. पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, पश्तो खैबर पख्तूनख्वा में बोली जाती है, सिंधी हमारे पास सिंध में बोली जाती है और बलोची हमारे पास बलूचिस्तान में बोली जाती है. तो अगर मैं मैप करूँ जनरली तो ये पाकिस्तान की लैंग्वेज डाइवर्सिटी की मैपिंग है. दो के पाकिस्तान में 70 या 70+ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. लेकिन अगर मैं एक जनरल टर्म्स पर आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट बताऊं तो दिस इज़ हाउ यू गेट द आइडिया ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड देन अगैन लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान. अब इस लैंग्वेज डाइवर्सिटी के कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि जिस वजूहात के बेसिस से ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जिसकी वजह से लैंग्वेज हमारी डाइवर्स हो रही है या हो रही थी या हुई है. तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स हम रिविज़िट करेंगे या हम उन्हें रिवाइज करेंगे. इसमें सबसे पहला जो है हमारे पास है जियोग्राफिकल फैक्टर्स. अब you know that natural barriers such as mountains, such as rivers, they can isolate language groups and create dialectal differences. आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था कि एक सर्टेन जियोग्राफिकल लैंड के चेंज होने पे एक ही मेजर लैंग्वेज का डायलेक्ट चेंज हो जाता है. इसी बेसिस को रखते हुए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि लैंग्वेज को डाइवर्स कर रहा है. सी पश्तो बीइंग वन सिंगल लैंग्वेज, लेकिन जैसे जैसे ज्योग्राफी चेंज होती जाती है वैसे वैसे डायलेक्ट चेंज होता जाता है. तो क्या हो रहा है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी अकर कर रही है. और ये सारे नेचुरल बैरियर्स ही हैं जो एक्चुअली लैंग्वेज डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं. और ना सिर्फ खाली लैंग्वेज डाइवर्सिटी को बल्कि जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी डायलेक्टल डाइवर्सिटी को भी. ज़ाहिर है केपी में पश्तो, पंजाब में पंजाबी तो बोली जा रही है, लेकिन विद इन केपी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ पश्तोस, जिसमें हमारे पास आइडियोलेक्ट, सोशोलेक्ट और डायलेक्ट डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें मिल रही हैं इनकी. जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि अब मैं आपको बताऊँ
नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन जो हमारे पास हैं, जिसमें हमारे पास चित्राल आ जाता है, जिसमें हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान आ जाता है। हमें पता है कि चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान हिंदू कुश माउंटेन से सेपरेट है, लेकिन स्टिल कुछ रीजन्स हमारे चित्राल के और गिलगित बल्तिस्तान के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो वी नो कि चित्राल में बेसिकली जो डायलेक्ट चित्राली का बोला जाता है वो ख्वार है, जो बहुत ज़्यादा फेमस डायलेक्ट है वहाँ का। इसी तरह शीना इज़ नॉट अ डायलेक्ट, शीना इज़ अ सेपरेट लैंग्वेज जो गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाती है, स्पेशली उसके वैली एरियाज़ में और उसके रिवर एरियाज़ में बोली जाती है। अब हो क्या रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस वेरी डिविजन, बिकॉज ऑफ हिंदू कुश माउंटेन डिवीजन, ये जो लाइन सेपरेट कर रही है चित्राल को और गिलगित बल्तिस्तान को, तो यू सी के डिफरेंट लैंग्वेज है। वहाँ पे चित्राली बोली जा रही है और उसका फेमस डायलेक्ट ख्वार बोला जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास शीना बोली जा रही है, SHINA। इसी तरह अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो एरियाज गिलगित बल्तिस्तान के चित्राल के साथ कनेक्ट हैं, लैंड कनेक्ट है, बैरियर नहीं है, तो आप वही एरियाज को देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के वो एरियाज में शीना नहीं बोली जाती, जब बल्कि ख्वार बोली जाती है, जस्ट बिकॉज द लैंड इज कनेक्टेड। सो डू यू सी दिस नेचुरल बैरियर, द माउंटेन्स एंड द लैंड एंड द जोग्राफिकल सेटअप, कैसे ये एक आप ज़रा अगर इसको गौर से देखें तो कैसे ये हमारे पास लैंग्वेज डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको चेंज करे। इसी तरह हमारे पास हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। अब हिस्टोरिकल फैक्टर्स में हमारे पास क्या हो जाता है, इट वाज कॉलोनाइजेशन, it was migration, it were the trade routes that have influenced language contact and development। और खाली मैं past tense में बात नहीं करती, till date that is influencing। मैं अगर आपको कॉलोनाइज सिंपल बात करते हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हमारा जो था 1858 से 1947 तक, 1858 के 1857, आई एम सो सॉरी बच्चे, माय पाक स्टडीज़ इज़ नॉट वेरी गुड, बट आप वो खुद सर्च कर लें। अगर मैं उस ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की बात करूँ तो उसकी वजह से आपने देखा था कि इंग्लिश बिकेम आर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल लैंग्वेज, और यहाँ तक कि उसके इन्फ्लुएंसेस देखे जा सकते हैं, कैसे उसने उर्दू को और हमारी बाकी रीजनल लैंग्वेजेस को इन्फ्लुएंस किया है न्यू वोकैबलरीज के थ्रू। अब आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बोरोइंग, उससे हमें पता चलेगा कि कैसे हम वर्ड फॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन का, जिससे कि हम और लैंग्वेजेस से लफ्ज़ों को बोरो करते हैं, लेते हैं और अपनी लैंग्वेज का एक पार्ट बना देते हैं। अब बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हमारी उर्दू या हमारी रीजनल लैंग्वेजेस का पार्ट हैं, जिसके रिप्लेसमेंट में हमारी रीजनल लैंग्वेज या उर्दू में कोई और लफ्ज़ नहीं है, तो बेसिकली हमने उन वर्ड्स को बोरो किया हुआ है। तो डू यू सी के हाउ कॉलोनाइजेशन served as a major influence in diversifying our languages। इसी तरह अगर मैं आपको लीगल और एकेडमिक और ब्यूरोक्रेटिक टर्म्स की बात करूं उर्दू में या हमारी डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में, तो हम स्टिल देख सकते हैं कि इंग्लिश का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर मैं पश्तो की बात करूं, बीइंग इन पेशावर, तो हम नहीं कहते ताबज़ कोट तबोज़म, चलो अगर एग्जैक्टली कोट नहीं कहते तो ताबज़ कोरट तबोज़म। ना व्हाट इज़ दिस कोर्ट, एंड इसका एक दूसरा फॉर्म जिसे हम पश्तो में कोरट कहते हैं, ये बेसिकली इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हमने चूँकि हमने इसको अपनी लैंग्वेज का एक पार्ट बना लिया, हमने कॉलोन। इसी तरह हमारे पास जैसे कि हम लाइक आई से आई बिलोंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेशावर, लेकिन अगर मैं उर्दू में बात करूँगी, मैं पेशावर की डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अगर मैं पश्तो में बात करूँगी ज़िग डिस्ट्रिक्ट पे खबर ना यम, मतलब मैं ये नहीं कह रही, अब यहाँ पे बोरोइंग में कंफ्यूज मत होना, मैं ये नहीं कह रही कि इनकी जगह हम ज़ाहिर है हम ज़िला कह सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कि हम ज़िला नहीं कहते, हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कि हम कोर्ट कहते हैं, यहाँ तक कि स्टेशन, हम पुलिस स्टेशन, हम बस स्टेशन, हम सारे से जिस स्टेशन के वलाड़े, या मैं स्टेशन में खड़ी हूँ, या सबरों का जताप से पर्चा कटकूँ पुलिस स्टेशन के। अब डू यू सी कि कितना कि कॉलोनाइजेशन ने कैसे एक पार्ट प्ले किया है हमारी लैंग्वेज डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करने में, एक बहुत मेजर पार्ट प्ले किया। इसके अलावा अगर मैं आपसे माइग्रेशन की बात करूं तो सेम अगैन में अगर आपको पार्टीशन ऑफ इंडिया की वही 1947 में ले जाऊं, यू बेटर नो कि आफ्टर पार्टीशन उर्दू स्पीकिंग माइग्रेंट जो हमारे पास महाजरीन थे, उर्दू स्पीकिंग माइग्रेंट, जबकि इतने ज़्यादा नहीं थे, लगभग 7% थे, 7% इसके अराउंड थे, दे केम फ्रॉम इंडिया एंड मेजॉरिटी उनकी जाकर सेटल हो गई थी हैदराबाद और कराची में, और उस तरह की और बहुत सारी सिटीज़ में जाकर। अभी भी अगर आप देखें तो कराची और हैदराबाद की उर्दू को प्योर उर्दू समझा जाता है, प्रॉपर उर्दू समझा जाता है, उनकी उर्दू को स्टैंडर्ड लिया जाता है।
दो मैं अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में बताऊँ तो वो तो खैर अब बात रही ही नहीं, मैं प्रैक्टिकलिटी की बात, लेकिन स्टिल वी कंसिडर दैट वहाँ की उर्दू को ज़्यादा सलीस क्यों? क्योंकि माइग्रेशन, क्योंकि जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थी वो सबसे पहले जब माइग्रेट होकर इंडिया से पाकिस्तान में आए थे तो वो इधर हैदराबाद में, कराची के डिफरेंट और एरियाज़ में जाकर सेटल हो गए, तो दैट इज़ वाई वी टेक देम एज अ स्टैंडर्ड। तो डू यू सी हाउ माइग्रेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डाइवर्सिटी। सिमिलरली अगर मैं ट्रेड रूट्स की बात करूँ, चलें ट्रेड रूट्स में आपसे मैं बताऊं, हैदराबाद यू नो बेटर देन मी कि इट वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ सिल्क रोड नेटवर्क। जो सिल्क रोड है हमारी शहराय रेशम जिसे हम कहते हैं, उसके नेटवर्क का एक पार्ट हैदराबाद भी है, जो कि सिंध को पर्शिया से, सेंट्रल एशिया से और मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करता है। आप ये जानते हैं। तो अब होता क्या है, क्योंकि कनेक्शन बन रहे, ट्रेड रूट कनेक्ट हो रहे, तो डिफरेंट पर्शियन, डिफरेंट अराबिक, डिफरेंट टर्किश वर्ड्स आप देख सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट मतलब हो चुके हैं हमारी लैंग्वेजेस में। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हम कहते हैं बाज़ार, बाज़ार हमारे पास किस चीज़, बाज़ार क्या है, बाज़ार मार्केट है, लेकिन बाज़ार वर्ड आपको पता है पर्शियन वर्ड है जो हम आज यूज़ करते हैं हमारे। इस तरह हम कपड़े के लिए जो कहते हैं कमाश, वो अराबिक वर्ड है। इसी तरह हम कहते हैं माल, कितना माल है तुम्हारे पास, कितना माल है मेरे पास। अब व्हाट इज़ माल? माल इज़ बेसिकली वेल्थ पोजेशन, लेकिन वर्ड अराबिक है। तो बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन क्या हो रहा है, हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, हमारी रीजनल, हमारी नेशनल, वो डाइवर्सिफाई हो रही हैं। तो दैट इज़ हाउ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स प्ले अ ह्यूज पार्ट इन इन्फ्लुएंसिंग आवर लैंग्वेज डाइवर्सिटी। खाली ये तो एग्जाम्पल में मैं अपनी कंट्री, अपनी सिटी की हम बात कर रहे हैं। अदर देन दैट कहीं पे भी ओवरऑल इट प्लेज ह्यूज पार्ट इन ओवरऑल इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डाइवर्सिटी एज एन कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। आर ट्रेडिशंस, आर एथनिसिटी एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस शेप लैंग्वेज यूजेज। हमारे एथनिसिटी, देखें मैं आपको बताऊं, ये बात हम क्लास में इस पर डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, जब अगर हम इवन पश्तो के डिफरेंट डायलेक्ट्स की बात कर रहे थे। तो जहाँ पे जो कल्चर में जो चीज़ चल रही होती है, जो चीज़ों का नाम कल्चर में, जिन चीज़ों का यूज़ हो रहा होता है, हमने उस हिसाब से अपने लैंग्वेज में उनके वर्ड्स सेट कर दिए होते हैं। तो डू यू सी के कैसे हमारे पास कल्चरल और सोशल डाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है। अगर मैं सोशल फैक्टर की बात करूँ, तो उसमें ये कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग भी एक ह्यूज रोल अदा करते हैं। कैसे हम इंटरैक्ट करने की या बात को ज़्यादा समझाने के लिए, एक दूसरे के साथ सोशली इंटरैक्ट करने के लिए, अब फॉर एग्जाम्पल मैं पश्तो बोलती हूँ, लेकिन अगैन मैं एक यूनिवर्सिटी सेटअप में जाऊँगी तो मैं पश्तो उर्दू में भी, पश्तो उर्दू इंग्लिश दोनों का मिक्स करके बोलूँगी, जस्ट टू अपना मैसेज सही से समझाने के लिए, औरों से अच्छी तरह सोशली इंटरैक्ट करने के लिए। तो सी अगैन ये बहुत एक ह्यूज फैक्टर्स हैं जो प्ले करे। इसी तरह हमारी एथनिसिटी, जहाँ हमारे मुल्क में कितने एथनिक ग्रुप्स हैं, पंजाबीज हैं तो वो पंजाबी बोलते हैं, पश्तून्स हैं हमारे पास इस तरह, सिंधी हैं हमारे पास इस तरह, बलोची हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। तो वो उनकी अपनी, आप अगर देखें तो उनका कल्चर की, उनकी लैंग्वेज पे एक बहुत भारी अक्कासी, बड़ी डिटेल्ड, बड़ी डिस्क्रिप्टिव अक्कासी की जा रही होती है। इवन रिलीजियस इन्फ्लुएंस, हमारी लैंग्वेज को रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, जैसे हम कहते हैं दुआ, जैसे हम कहते हैं नमाज, जैसे हम कहते हैं रोज़ा जो आज है, जैसे हम कहते हैं ज़कात। अब ये सारे कौन से, ये अराबिक वर्ड्स हैं और ये हमारे रिलीजियस वर्ड्स हैं जो कि हम अपनी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट करके यूज़ करें। तो डू यू सी हाउ ट्रेडिशंस, हाउ एथनिसिटी एंड हाउ रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस शेप आर लैंग्वेज यूजेज इन I mean, directly, what are they doing? They are playing a part in influencing the overall language diversity. इसी तरह we have political factors as well. Let's talk about political different language policies. हमारी language policies में हमारे पास बहुत सारी policies आ रही है, जैसे कि हमारे पास medium of instruction अभी चेंज हो गया है। कभी था कि उर्दू था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे प्राइमरी लेवल पे, अब उसको चेंज कर रहे हैं या हो चुका है, बहरहाल वो फिर आप देख लें, चेक कर लें, बट वो अब इंग्लिश है। इसी तरह हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं, इसी तरह हमारे जो गवर्नमेंट एफर्ट्स करती है लैंग्वेज के स्टैंडर्डाइजेशन में, ये सारी ओवरऑल हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को इन्हांस करें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जार्गन की आप एग्जांपल ले सकते हैं। जार्गन हमारे पास क्या है, जार्गन हमारे पास स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज होती है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोफेशन या पर्टिकुलर सेट। मिसाल के तौर पर मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर हम मेडिकल साइट पर जाएँ तो वहाँ पर डिफरेंट तरीके का, वहाँ पे आप कहेंगे ICU, वहाँ पे आप कहेंगे डिफरेंट मेडिकेशंस के नाम लेंगे,
आप वहाँ पे डिफरेंट टेस्ट्स जैसे कि RFT, LFT, जिस तरह CBC काउंट, आई मीन CBC, और इसी तरह आप कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी एंड सो। मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को? और इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं, इसी तरह अगर मैं आप लोगों से बात करूं, और इस तरह अगर आप लॉ की साइड पर चले जाएं तो वहाँ पर देखिए पीनल कोड, सेक्शन दिस, द कोर्ट इज एडजर्न, सिम थिंग्स लाइक दैट। इसी तरह हम अगर अपने एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में आ जाएं तो कोर्स, ग्रेड कोर्स, कंटेंट, सिलेबस, OB एंड दिस एंड दैट, एग्ज़ाम, मिड टर्म, फाइनल टर्म, इंटरनल मार्किंग। तो आप देखते हैं कि डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन के जो एफर्ट्स होते हैं जिससे कि लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज, इस तरह हमारे इवन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें। अच्छा, अगर मैं हिस्टोरिकली अगर आपको ये पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात बता दूँ तो ओरिजिनली हम दो के पाकिस्तान में जितने मैंने आपको बताया कि सिर्फ 7% पॉपुलेशन उर्दू स्पीकिंग माइग्रेंट्स की इसके लगभग आई थी, येट उसको डिसाइड किया गया कि हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी, जिसमें कि थोड़ा सा इशू भी आया, जिसमें कि हमारे पास वो बंगाल लैंग्वेज मूवमेंट वाला जो केस हुआ था, जिसमें हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान की एक अलग लैंग्वेज थी, और बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज इशू हमारे से फिर वो विंग, मतलब दिस वाज आल्सो अ मेजर पार्ट, जिससे कि हमारा बंगाल का विंग जो है कट गया था, नाउ बांग्लादेश बंगाल। तो कहने से मुराद ये कि बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स भी एक रोल प्ले करते हैं एक लैंग्वेज को डाइवर्स करने में। उर्दू ओरिजिनली वाज वेरी लिमिटेड, लेकिन चूंकि यूनिफाई करना, एक कल्चरल या एक नेशनल यूनिटी, यूनिफाइंग स्पिरिट लाना चाहिए जा रही थी, इस वजह से उसको नेशनल लैंग्वेज बनाया गया था। इवन अभी जितनी पॉलिसीज़ लैंग्वेज के रिलेटेड चलती हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हमारी कंट्री में आ जाती हैं, गवर्नमेंटल पॉलिसीज़, जिसमें कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी पॉलिसी है कि अगर हमें फॉर टू आई मीन सर्टेन कंट्री हमें जाना है, किसी मुल्क जाना है, तो डिफरेंट लैंग्वेज टेस्ट आ चुके हैं, डुओलिंगो है हमारे पास, आइल्स है हमारे पास, टॉफल है, और इवन आइल्स में अब एकेडमिक सेक्टर में जा रहे हैं या वैसे रहने के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग कैटेगराइजेशन है। तो कहने से मुराद ये कि ये सारी चीज़ें क्या फैक्टर ओवरऑल क्या कर रही हैं, दे आर डाइवर्सिफाइंग लैंग्वेज, लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन्हांस कर रही हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एक मेजर रोल अदा करते हैं लैंग्वेज ओवरऑल, एक लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को डाइवर्सिफाई करने में। और इन कॉन्सेप्ट्स को अगर हम अपनी कंट्री या अपने सिटी के कॉन्टेक्स्ट में रखकर अपने एथनिक ग्रुप को मद्देनज़र रखते हुए देखें तो हम देख सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स ने एक बड़ा मेजर रोल अदा किया लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा एम्पावर करने में, लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा डाइवर्स बनाने में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स हैं लैंग्वेज डाइवर्सिटी की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मल्टीलिंगुअलिज्म आ जाता है। नाउ व्हाट इज़ मल्टीलिंगुअलिज्म? मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर सोसाइटीज़ टू यूज़ मल्टीपल लैंग्वेजेस इन डेली कम्युनिकेशन, कि जिसमें आप डेली कम्युनिकेशन में एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस, मोर देन टू लैंग्वेजेस। टू तो बाईलिंगुअल होगी, मोर देन टू लैंग्वेजेस, जिसमें हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान हमारे पास एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है वेयर उर्दू सर्व्स एज द नेशनल लैंग्वेज, पर हमारे पास और भी बहुत सारी वेरियस रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो कि अलग अलग डोमिनेंट लैंग्वेज अपने अपने रीजन के हिसाब से, जैसे कि पंजाबी पंजाब में, पश्तो खैबर पख्तूनख्वा में, सिंधी सिंध में, और बलोची बलोचिस्तान में। इसी तरह मैनी पाकिस्तानी स्विच बिटवीन उर्दू, इंग्लिश एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब अगैन ये भी एक मल्टीलिंगुअलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। हम पाकिस्तानीज को देखते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट, अपनी सिचुएशन के मुताबिक वो अपनी डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज, अपनी नेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश के बीच में एक स्विच करते रहते हैं, जिसमें हमारे पास वो कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग के कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं, व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डेप्थ इन आवर मिड टर्म कोर्स। इस तरह बायलिंगुअलिज्म, ऑलरेडी आई स्टेटेड, इट इज़ द एबिलिटी टू स्पीक टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, जिसमें आपको दो लैंग्वेजेस बड़ी फ्लुएंट आती हैं। लेकिन अगैन अब बायलिंगुअलिज्म के कुछ डायमेंशंस हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटल बायलिंगुअलिज्म है। इंडिविजुअल बायलिंगुअलिज्म वो बायलिंगुअलिज्म होता है जिसमें एक सिंगल पर्सन दो लैंग्वेजेस बोलता है, वेयर एज सोसाइटल बायलिंगुअलिज्म वो बायलिंगुअलिज्म होता है जिसमें एक एंटायर कम्युनिटी बायलिंगुअल होती है, दो लैंग्वेजेस पे बेस्ड होती है। इसी तरह हमारे पास लेट वर्सेस अर्ली वर्सेस लेट बायलिंगुअलिज्म भी आता है, जिसमें हमारे पास इसका मतलब यह है कि व्हेन वी लर्न two languages from birth versus acquiring a second language later in life. For example,
मैं जब पैदा हुई तो माय मदर टंग वाज पश्तो, मतलब माय मदर टंग इज़ पश्तो एंड माय फादर टंग इज़ उर्दू। तो मैं जब पैदा हुई तो पैदा होते साथ ही मैंने कौन सी लैंग्वेजेस सीखी हैं, जो सीखना मैंने शुरू हुई हैं जब मैं पैदा हुई, उसके बाद मैंने उर्दू और मैंने पश्तो सीखी है। वेयर एज़ अगर आप मैं बताऊँ बहुत लेटर फिर जब स्कूल गए तो फिर उधर जाकर मैंने इंग्लिश को एक्वायर किया था। तो ठीक है, कहने से मुराद ये कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो कि लेट बाइलिंगुअलिज्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि जब वो पैदा हुए होते हैं तब तो उनके पास मे बी के 2 लैंग्वेजेस ना हो, लेकिन लेटर लाइफ में जाकर वो, जैसे कि आप पैदा होते हैं तो आप पश्तो सीखते हैं, आपकी मदर टंग है, लेकिन लेटर फिर आप आते हैं स्कूल में या इंस्टीट्यूट्स में तो वहाँ पे आप इंग्लिश भी सीखते हैं या वहाँ पे उर्दू भी सीख। तो मिसाल के तौर पर इसको हम लेट अर्ली वर्सेस लेट बाइलिंगुअलिज्म के कॉन्सेप्ट को हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें फिर एक बैलेंस्ड वर्सेस डोमिनेंट बाइलिंगुअलिज्म का भी कॉन्सेप्ट आता है। इट इज़ वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ बाइलिंगुअलिज्म, जिसमें हमारे पास होता है इक्वल प्रोफिशिएंसी इन बोथ लैंग्वेजेस वर्सेस डोमिनेंस इन वन लैंग्वेज। या तो आप, जैसे कि मैं बचपन से सीखती आई हूँ तो मैं उर्दू पश कहने से मुराद 2 लैंग्वेजेस में इक्वल प्रोफिशिएंसी, उर्दू भी मेरी उतनी है जैसे कि मेरी पश्तो होगी, लेकिन समटाइम्स एक लैंग्वेज आपकी बहुत डोमिनेंट होती है और मोस्टली ये लेट बाइलिंगुअलिज्म की वजह से भी होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इंग्लिश इज़ आवर सेकंड लैंग्वेज, ठीक है, मे बी हम कहें कि हमारी थर्ड लैंग्वेज। अगर आप मल्टीलिंगुअलिज्म के कॉन्सेप्ट की तरफ भी अगर आप जा रहे हैं तो आप देख लें कि आपकी इंग्लिश इतनी बेहतर, चलो मल्टीलिंगुअलिज्म को निकाल देते हैं, हम उर्दू की बात करें, हम पैदा जिस ज़बान के साथ हुए हैं, आप सबकी ओवरऑल मैं केपी की एग्जांपल लेती हूँ तो पश्तो इज़ अ डोमिनेंट लैंग्वेज हेयर। तो लेट्स से कि पश्तो आपकी बर्थ लैंग्वेज, आपकी नेटिव लैंग्वेज, आपकी मदर टंग है L1, ठीक है। अब वहाँ पे आपकी प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, वो डोमिनेंट लैंग्वेज है, क्योंकि उसके बाद अगर आपने उर्दू सेकंड लैंग्वेज सीखी है, अगर आपने इंग्लिश, इनमें से आपने जो भी सेकंड लैंग्वेज सीखी है, जो बाद में आपने सीखी है, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू द पश्तो। तो इसको हम डोमिनेंट बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर भी एग्जांपल्स लिखी हैं। इन पाकिस्तान मैनी पीपल आर बाइलिंगुअल स्पीकिंग बोथ उर्दू एंड इंग्लिश और उर्दू एंड देयर रीजनल लैंग्वेज। इसी तरह इन पेशावर फॉर इंस्टेंस मैनी पीपल स्पीक बोथ पश्तो एंड उर्दू फ्लुएंटली। पेशावर में आप देख लें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उर्दू पश्तो दोनों बराबर बोलते हैं, उनकी दोनों उर्दू और पश्तो फ्लुएंट भी, उनकी प्रोफिशिएंसी एक जैसी है उन दोनों लैंग्वेजेस में। आप देख लें हमारे लेट्स सपोज बहुत सारे कुलीग्स, हमारे बहुत सारे टीचर्स, दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन पश्तो, देन अगेन बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन इंग्लिश एज वेल, या बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन उर्दू एज वेल, डिपेंड करता है। आप पाकिस्तान में तो मोस्टली उर्दू और पश्तो बहुत इक्वल प्रोफिशिएंसी अगर हम मेजॉरिटी बेसिस पर चेक कर लें, ख़ासतौर पर अर्बन एरियाज़ के अंदर अगर हम चेक कर लें। अच्छा, इस बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअलिज्म बाइलिंगुअलिज्म के बाद एक थर्ड टाइप आ जाती है जो है डायलेक्टल डाइवर्सिटी, जिसके ऊपर भी हमने ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन भी की, मतलब वर्ड्स में हमारा यूज़ भी हुआ, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। इट इज़ द वेरिएशंस विद इन द सेम लैंग्वेज बेस्ड ऑन रीजन और सोशल ग्रुप। इसको मुझे समझाने की कोई डिटेल में ज़रूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी डायलेक्ट्स को पढ़ चुके हैं। तो डायलेक्ट्स भी, डायलेक्टल डाइवर्सिटी क्या, टू हैव डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ वन सिंगल लैंग्वेज। जैसे पश्तो के हमारे पास कितने सारे डायलेक्ट्स हैं, बनोसी है, स्वाति है, अफरीदी है, और इस तरह और बहुत सारे चार सदे की है, अकोड़ा खटक की अलग है, कुहाट की अलग है, इस तरह बहुत सारे अलग हमारे पास डायलेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें भी एग्जांपल्स अगेन लिखी हुई हैं, डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ उर्दू स्पोकन इन पंजाब, सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा, या फिर वेरिएशंस ऑफ पश्तो एंड पेशावर एंड रूरल खैबर पख्तूनख्वा। तो ये वो ऑलरेडी वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और भी बड़ी मज़े की और इम्पॉर्टेंट टाइप आ जाती है हमारे पास लैंग्वेज डाइवर्सिटी की, वो है कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। आई विल जस्ट रीड द डेफिनेशन हेयर, बाकी हम इस पर डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं मिड टर्म में। Code switching is alternating between two languages within a conversation or sentence based on social or contextual factors. इसी तरह कोड मिक्सिंग इज इंसर्टिंग वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर विद इन द सेम सेंटेंस। तो बेसिकली मकसद क्या है कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग का, यही कि लैंग्वेज डाइवर्स हो रही है, तो इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी। इसके थ्रू भी हम लैंग्वेज को कितना डाइवर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स अगैन वी हैव इन पाकिस्तान स्टूडेंट्स ऑफन स्विच बिटवीन इंग्लिश एंड उर्दू इन एकेडमिक डिस्कशंस, हमने किया हुआ है क्लास में ये सारी एक्टिविटीज़। इसी तरह पेशावर में अगर हम बात करें तो पश्तो स्पीकर्स फ्लुएंटली स्विच टू उर्दू व्हेन कन्वर्सिंग विद नॉन पश्तो स्पीकर। ऐसा होता है कि नहीं, एक स्विच आप लगाते हैं कि नहीं, जब आप फॉर एग्जांपल आप पश्तो स्पीकर हो, अगर आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हैं जिसको पश्तो नहीं आती, तो आप एकदम एक स्विच करते हैं उर्दू में,
और आप इंटायरली उर्दू में शुरू हो जाते हो, तो कोड स्विचिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब एक और चीज़ जो हमने डिस्कस नहीं की, मतलब डिस्कस की है बट ऐसे एज इन जनरल टॉपिक अलग से नहीं की, वो है बोरोइंग का कॉन्सेप्ट, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये एक टाइप भी है लैंग्वेज डाइवर्सिटी की। और ये वर्ड फॉर्मेशन का एक बड़ा मेजर प्रोसेस है, जिसमें होता क्या है, वी बोरो वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोरोइंग अकर्स व्हेन अ लैंग्वेज परमानेंटली अडॉप्ट्स वर्ड्स फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, कि जब हम और लैंग्वेजेस से वी बोरो वर्ड्स एंड वी परमानेंटली अडॉप्ट देम इनटू आवर ओन लैंग्वेज, इसको हम बोरोइंग कहते हैं। ये कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग की, मैं कोड मिक्सिंग की यहाँ पे बात ही नहीं करी, स्विचिंग की नहीं, सॉरी, कोड मिक्सिंग की। कोड मिक्सिंग में तो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स अपनी उसमें, अपने एक सेंटेंस में, अपनी एक बात में मिक्स कर लेते हैं। लेकिन बोरोइंग में हम मिक्स नहीं कर रहे होते। बोरोइंग में हम वो वर्ड एज इट इज़ उठा के अपनी लैंग्वेज का उसको पार्ट बना देते हैं, और वो परमानेंटली हमारी लैंग्वेज का पार्ट रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बोरोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम कोड स्विचिंग। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि बोरोड वर्ड्स बिकम पार्ट ऑफ द रेसिपिएंट लैंग्वेज, लैंग्वेज जो कि रिसीव कर रही है वो वर्ड्स, ठीक है, एंड आर यूज्ड रेगुलरली। फिर वेयर एज कोड स्विचिंग हैपन्स स्पॉन्टेनियसली इन कन्वर्सेशन, कि बोरोइंग में हम वर्ड लेके अपनी लैंग्वेज का उसको परमानेंट पार्ट बना लेते हैं, जबकि कोड स्विचिंग में तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। मैं आपको एक सिंपल मिसाल बताती हूँ। जैसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल है। अब हम पश्तो में भी इनको इस्तेमाल करते हैं। उर्दू तो छोड़ दें, यहाँ पर तो उर्दू का लिखा हुआ एग्जाम्पल, लेकिन अगर आप पश्तो में भी पर कंप्यूटर में कार दें, अलग अलग इंटरनेट ऑन का इस्ता मोबाइल द कम कंपनी दे। अभी आप अंदाज़ा करो मोबाइल का हम क्या लफ्ज़ है, कोई भी हमारे पास और हम मोबाइल को अब इनकॉर्पोरेट कर चुके। मतलब अगर हम स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म्स की बात करें तो मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये वर्ड्स उर्दू की लैंग्वेज में फिक्स हो चुके हैं, जबकि हम उनको पश्तो में भी इस्तेमाल करते हैं। तो कहने से मुराद ये कि यस, वी एक्चुअली डू हैव, इनके फॉर्म्स होंगे, बट नाउ दे आर पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज, दे आर पार्ट ऑफ उर्दू। इसी तरह अराबिक के काफ़ी वर्ड्स को उर्दू में परमानेंटली अडॉप्ट किया हुआ है, जैसे हम कहते हैं कलम, जबकि पेन भी एक वर्ड है उसका इंग्लिश में, जिसको हम पेन कहते हैं। अब कलम हम उसको उर्दू में कहते हैं। अब उसके अलावा और क्या लफ्ज़ है जो हम उसको उर्दू में कह सकते हैं, कलम। एंड कलम इज़ ओरिजिनली अ वर्ड ऑफ अराबिक लैंग्वेज। इसी तरह इल्म हम उर्दू में नहीं कहते, हमें इल्म की ज़रूरत है, हम इल्म हासिल कर रहे हैं, नॉलेज, राइट। अब इल्म उर्दू का ओरिजिनल वर्ड नहीं है, इल्म का वर्ड हमने अराबिक लैंग्वेज से अडॉप्ट किया है। तो डू यू सी के बोरोइंग being one of the very major concepts of, or a major process of word formation, is also one of the major type of language diversity, ठीक है। अब एक और हमारे पास इसमें टाइप आ जाती हैं, वो आ जाती हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस स्पीच कम्युनिटीज़। अब हमारे पास होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस स्पीच कम्युनिटीज़ कौन सी स्पीच कम्युनिटीज़ होती हैं? होमोजीनियस स्पीच कम्युनिटीज़ आर सोसाइटीज़ वेयर पीपल स्पीक द सेम लैंग्वेज विद मिनिमल वेरिएशन। वो स्पीच कम्युनिटीज़ होती हैं एक सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे जो लोग होते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो एक ही ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम वेरिएशन होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ीरिस्तान में मोस्टली जो डायलेक्ट फ़ॉलो किया जा रहा होता है वो वज़ीरी ज़बान, मतलब वज़ीरी है, हम वज़ीरी इस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल बनू की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर मोस्टली बनूसी पश्तो का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप उस स्पीच कम्युनिटी को उठाएं तो बड़ा मिनिमल सा वेरिएशन आता है, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप एक्सट्रीमिटीज़ पर चले जाएं तो वहाँ पे वो ही एक डायलेक्ट फ़ॉलो किया जा रहा होता है। ऐसी स्पीच कम्युनिटीज़ को हम होमोजीनियस स्पीच कम्युनिटीज़ कहते हैं। इसके बाद आ जाता है heterogeneous speech communities. Now, if I'm talking about heterogeneous speech communities, these are the societies where linguistic diversity, वेयर मल्टीपल लैंग्वेजेस को एग्जिस्ट, कि ये वो सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे आपकी लैंग्वेज की डाइवर्सिटी होती है, जहाँ पर आपकी मल्टीपल लैंग्वेजेस और साथ साथ उनके डायलेक्ट्स एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, मिक्स होके रहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, पेशावर एक हेट्रोजीनियस स्पीच कम्युनिटी है, जहाँ पे पश्तो, जहाँ पे हिंद को, जहाँ पे उर्दू, इवन पर्शियन इन्फ्लुएंसेस भी हमारे पास हैं। दे आर फाउंड इन डिफरेंट नेबरहुड सेटिंग्स, डिफरेंट हमारी सोशल सेटिंग आई एम सो सॉरी,
सेटिंग्स में वो चीज़ें मौजूद है। तो दैट इज़ वाई वी टर्म पेशावर एज अ हेट्रोजीनियस स्पीच कम्युनिटी। अच्छा, ये तो हो गया। तो ये सारी टाइप्स थी हमारे पास लैंग्वेज डाइवर्सिटी की। नाउ वी हैव वन अनदर वेरी मेजर कॉन्सेप्ट हेयर, जो कि हमारी लैंग्वेज डाइवर्स, एक तो हमारे पास लैंग्वेज डाइवर्सिटी की कैसे लैंग्वेज डाइवर्स हो रही है, और एक है लैंग्वेज को ख़तरा, लैंग्वेज इंडेंजरमेंट एंड लैंग्वेज प्रिजर्वेशन की। लैंग्वेज अगर एक पहलू पे लैंग्वेज इन्हांस हो रही है, डाइवर्सिफाई हो रही है, तो दूसरा पहलू दूसरे एक्सट्रीमिटी की तरफ जाए तो लैंग्वेज ख़त्म भी हो सकती है, एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज इंडेंजरमेंट ऑल्सो इज़ अ मेजर कॉन्सेप्ट एंड इज़ देयर, और उसको प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है तो भी हमने ये पढ़ना है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज इंडेंजरमेंट, a language is considered endangered when it is at risk of disappearing due to lack of speakers. तब एक लैंग्वेज को ख़तरा होता है जब उसको रिस्क होता है कि वो डिसअपेयर हो सकती है ड्यू टू लैक ऑफ स्पीकर्स। मिसाल के तौर पर, चलो मिसाल के तौर पर कि पहले क्या मैं आपको बताऊं, कॉजेज़ बता देती हूँ जो कि अभी आ गए हैं। सबसे पहले कुछ कॉजेज़ है जिसकी वजह से लैंग्वेज को, हम कहते हैं कि अगर एक लैंग्वेज के स्पीकर्स ख़त्म हो गए हैं तो लैंग्वेज इंडेंजर हो रही है और वो ख़त्म हो रही है। लेकिन उसकी वजूहात क्या है? उसकी सबसे पहली वजह तो अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन आ जाती है हमारे पास। जैसे जैसे लोग अर्बन सेटिंग्स में रूरल सेटिंग से माइग्रेट होते जा रहे हैं, वो अपनी लैंग्वेजेस को, नेटिव लैंग्वेजेस छोड़ के जो अर्बन लैंग्वेजेस हैं, जो डोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं, उसकी तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो उनकी ओरिजिनल लैंग्वेजेस हैं वो ख़तरे में आ रही हैं, वो इंडेंजर होती जा रही हैं। इसी तरह डोमिनेंस ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज, हमारे पास बहुत सारी ग्लोबल लैंग्वेजेस का डोमिनेंस, हम इंग्लिश का इतना डोमिनेंस हो चुका है कि हमसे हमारी अपनी लैंग्वेज नेशनल, फिर हम बोलते हैं रीजनल, तो हमसे छूटती जा रही है। आप खुद कंपेयर करें कि जैसे आपके गांव में आपकी ज़बान, आपका डायलेक्ट बोला जाता है, क्या वैसा डायलेक्ट आप फॉलो करते हैं? नहीं। तो डू यू सी के कुछ जनरेशन्स के बाद क्या हो सकता है, गॉड नोज। सही है। इसी तरह हमारे पास, और खाली डोमिनेंस ऑफ ग्लोबल लैंग्वेजेस नहीं, डोमिनेंस ऑफ हमारी रीजनल लैंग्वेज। अब जैसे केपी में पश्तो हमारी डोमिनेंट लैंग्वेज है, तो बाकी लैंग्वेजेस को वो दबा रही है उसका डोमिनेंस, और अभी हम आगे एग्जांपल से मैं इस बात को प्रूफ करूंगी। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। अगर स्कूल्स में या अगर हमारे मीडिया में, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में जो लैंग्वेज की पॉलिसीज़ हैं हमारे गवर्नमेंट में, अगर उसमें हमारी कुछ लैंग्वेजेस लिस्ट नहीं हैं, या गवर्नमेंट उसके लिए कोई इकदामात नहीं करा, या आइदर वी आर नॉट यूजिंग, हमारे करिकुलम में शामिल नहीं हैं, या मीडिया में उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, तो दैट इज़ वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि लैंग्वेज को इंडेंजरमेंट की तरफ लेकर जा रहा होता है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। पाकिस्तान में बहुत सारी इंडिजिनस, बहुत सारी एथनिक लैंग्वेजेस, मेजर लैंग्वेजेस हमारी मौजूद हैं, नेटिव लैंग्वेजेस। सही है। उसमें एक लैंग्वेज थी बदेशी, जो कि हम कहते हैं कि वो नियरली एक्सटिंक्ट हो चुकी है। बदेशी क्या थी, मैं अब आपको बताती हूँ। बदेशी एक वाज अ माइनॉरिटी लैंग्वेज, जो कि विच वाज स्पोकन इन रिमोट माउंटेन रीजन्स ऑफ नॉर्थ पाकिस्तान, जहाँ पे पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट अपर स्वात वैली एंड सम पार्ट्स ऑफ दीर एंड चित्राल, दैट वर द रीजन्स वे बदेशी वाज स्पोकन इन, मतलब वहाँ पर वो ज़्यादा बोली जा रही थी। अब बदेशी लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो रही है। इज इट एक्सटिंक्ट नाउ? यस, इट इज कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट, या फिर मैं कह सकती हूँ नियरली एन एक्सटिंक्ट लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, ओनली अ हैंडफुल ऑफ एल्डरली स्पीकर्स रिमेन, मोस्ट ऑफ देम, जो कि वो भी पश्तो को शिफ्ट हो चुके हैं। हाँ, मतलब थोड़े से उसके स्पीकर्स हैं वो भी पश्तो की तरफ उन्होंने अपना शिफ्ट मार दिया है। अगेन यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आ गया, डोमिनेंस ऑफ हमारी, यहाँ पे ग्लोबल नहीं, हमारी यहाँ पे डोमिनेंस ऑफ रीजनल लेवल, क्योंकि पश्तो वहाँ की रीजनल ज़बान है, और उसके डोमिनेंस की वजह से क्या हुआ है, जो कुछ लोग बच गए हैं बदेशी लैंग्वेज के, वो भी शिफ्ट हो रहे हैं और हो चुके हैं तकरीबन पश्तो की तरफ। दूसरा एक बहुत मेजर कॉज क्या है, नो यंगर जनरेशन स्पीक्स बदेशी, लीडिंग टू कंप्लीट लैंग्वेज लॉस। कोई यंगर जनरेशन हमारे पास है ही नहीं जो बदेशी बोलती हो, नो, नॉट अ सिंगल वन। तो कंप्लीट लैंग्वेज लॉस की तरफ जा चुके। ऑल्सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो ये है कि देयर इज़ नो रिटन रिकॉर्ड और फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इट्स ग्रामर और वोकैबुलरी, है ही नहीं। इवन कि देयर इज़ नो लिटरेचर फाउंड ऑफ इस लैंग्वेज का। तो यहाँ से आप देखिए कि बदेशी
बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और अगर मैं उसको कहूँ कि इट्स अ फंक्शनली एक्सटिंक्ट लैंग्वेज इन पाकिस्तान, एक बहुत अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट होगी। अब इसका रिवर्सल कैसे हो सकता है, इसको हम लैंग्वेज को हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले मेथड्स, अगर मैं लैंग्वेज प्रिजर्वेशन की बात करूं, तो फर्स्ट इज़ द गवर्नमेंटल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। गवर्नमेंट का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जिसमें कि इट शुड इंट्रोड्यूस इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस इन एजुकेशन सेक्टर। हमारे एजुकेशन सेक्टर में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। CSS PMS एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करें, ख़ासतौर पर CSS जहाँ पे ऑप्शनल पेपर्स में हमारी मोस्ट ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस मैंशनड हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत अच्छी एजुकेशनल पॉलिसी है और गवर्नमेंट पॉलिसी भी, जिसकी वजह से अभी भी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में अगर 100% नहीं तो कुछ परसेंट तो काम हो ही रहा है। लेकिन अगर मैं बाकी लैंग्वेजेस, जैसे अभी हमने बदेशी की बात की और बहुत सारी लैंग्वेजेस, तो वो नहीं है, जो इंडेंजर्ड है एक्चुअली वो नहीं है, तो उनको हमारे पास उनको गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरह डिजिटल प्रिजर्वेशन थ्रू ऑनलाइन डिक्शनरीज एंड मीडिया। अगर हम ऑनलाइन डिक्शनरीज और मीडिया की तरह डिजिटल के थ्रू डिजिटल इक्विपमेंट्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू लैंग्वेज को प्रिजर्व करें, तो यस, फिर भी लैंग्वेज को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी तरह कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स, मिसाल के तौर पर स्टोरी टेलिंग, कल्चरल रिवाइवल प्रोग्राम्स। हमारे बहुत सारे कल्चरल शोज़, बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स तो होते हैं, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हमारी कल्चरल सिटिंग्स हो, कल्चरल लिटरेरी सिटिंग्स हो, जहाँ पे हम अपने कल्चर की वो लैंग्वेजेस जो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं उसके लिटरेचर को पढ़ें, प्रमोट करें, लिखें। तो अगैन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है, विच इज़ द प्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर एंड रिसर्च इन दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज। तो ये सारी कुछ मेथड्स हैं जिसको अगर अप्लाई किया जाए तो लैंग्वेज रिवाइव हो सकती है, लैंग्वेज प्रिजर्व हो सकती है, और उसका रिवाइवल तो 100% हो सकता है। एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी हमारे पास इस चीज़ की है, जैसे कि हिब्रू लैंग्वेज विच वॉज रिवाइव्ड फ्रॉम अ सीक्रेट लैंग्वेज इनटू अ स्पोकन नेशनल लैंग्वेज इन इसराइल। मैं आपको हिब्रू लैंग्वेज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। आपको पता है हिब्रू लैंग्वेज इसराइल में जुइश पीपल की सीक्रेट लैंग्वेज हुआ करती थी, लैंग्वेज ऑफ द, जैसे तोरा में, तोरात में इस्तेमाल हुई थी वो लैंग्वेज, और उनकी सारी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो थे उस लैंग्वेज में थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, सेकेंड सेंचुरी में हिब्रू लैंग्वेज को, उससे पहले हिब्रू लैंग्वेज वहाँ पे बोली भी जाती थी, उनकी सेक्रेट लैंग्वेज भी थी, और उसके अलावा नॉर्मली भी लोग कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते थे हिब्रू लैंग्वेज। लेकिन 200 ना सेकेंड सेंचुरी में, सॉरी, सेकेंड सेंचुरी में ये हुआ कि हिब्रू लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रह गई हम उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स तक, और उनकी जो डे टू डे लैंग्वेज थी, जो लैंग्वेज इन यूज़ थी, जो कॉन्टैक्ट लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती थी, ख़त्म हो गई हिब्रू। ओवरऑल हिब्रू सिर्फ सेक्रेट रह गई, और उसका वो लैंग्वेज स्टेटस, जो उसका नेशनल लैंग्वेज स्टेटस था, वो डिज़ोल्व हो गया। फिर 19 सेंचुरी और 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए गए हैं टू रिवाइव हिब्रू लैंग्वेज, और हुआ क्या है कि अब, और वो 100% सक्सेसफुल हुए वो एफर्ट्स। अब हिब्रू लैंग्वेज इज़राइल की फर्स्ट लैंग्वेज है, और थ्रू आउट उनके मीडिया में, तो जाहिर है अगेन वही जो ऊपर मैंने आपको तरीक़ेकार बताए लैंग्वेज को रिवाइव करने के, वो अप्लाई किए गए हैं। और अब आप हर तरफ देखें, उनकी एजुकेशन में, उनकी गवर्नमेंट में, उनके मीडिया में, इवन उनके रिलीजन, हर जगह डे टू डे कम्युनिकेशन, हिब्रू इज़ देयर वेरी फर्स्ट लैंग्वेज। ये सक्सेस स्टोरी बताती है। अगर हम प्रॉपरली लैंग्वेज प्रिजर्वेशन मेथड्स अप्लाई करें तो हम लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। और इस वेरी टॉपिक पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लैंग्वेज एक्सटेंशन और लैंग्वेज डेथ की बात करेंगे, और हम वहाँ पे पश्तो की बात करेंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो, क्योंकि पश्तो इज़ ऑल्सो एन इंडेंजर्ड लैंग्वेज नाउ डेज, और वो भी डेथ की तरफ जा रही, एक्सटेंशन की तरफ। एक्सटेंशन तो नहीं, पर डेथ की तरफ तो ऑलमोस्ट जा ही चुकी है। दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस, last but not the least, the difference between multilingual and heterogeneous speech communities. आज इस टॉपिक में मेरे स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन की थी, और वहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन रेज हुआ था कि मल्टीलिंगुअल और हेट्रोजीनियस स्पीच कम्युनिटीज़ का फ़र्क क्या है, क्योंकि दो एक ही चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक ब्लर्ड लाइन का डिफरेंस है। तो वो क्या है, वी विल स्टडी हेयर। मल्टीलिंगुअलिज्म. Multilingualism refers to the ability of an individual or society to speak multiple languages. एक इंडिविजुअल या एक सोसाइटी जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर सकती हो, और इसका फोकस क्या होता है,
लिंग्विस्टिक एबिलिटी ऑफ पीपल, एक लोगों की, सोसाइटी की लिंग्विस्टिक एबिलिटी के ऊपर, लैंग्वेज एबिलिटी के ऊपर, कि वो 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलने के और इस्तेमाल करने के केपेबल हैं कि नहीं। अब हेट्रोजीनियस स्पीच कम्युनिटीज़ क्या होती हैं? ये वो कम्युनिटीज़ होती हैं, यहाँ का फोकस लिंग्विस्टिक एबिलिटी के ऊपर तो नहीं होता, बट इट रेफर्स टू द रीजन्स और सोसाइटीज़ वेयर मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड वेयर मल्टीपल डायलेक्ट्स को एग्जिस्ट विद ईच अदर। आपको अब फ़र्क, एक हल्का सा फ़र्क है, बस थोड़ा सा बाउंड्री, थोड़ा सा कैटेगराइजेशन का फ़र्क है हमारे पास। और इसका फोकस किस पे होता है? इसका फोकस लैंग्वेज डाइवर्सिटी के ऊपर होता है ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी रादर देन द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो आपको अपने जहन में एक चीज़ रखनी है, मल्टीलिंगुअलिज्म का फोकस लिंग्विस्टिक एबिलिटी ऑफ द पीपल के ऊपर होता है, वेयर एज हेट्रोजीनियस कम्युनिटी का फोकस किस पे होता है? एबिलिटी, सॉरी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ एंटायर कम्युनिटी। वहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म में हमारे पास लिंग्विस्टिक एबिलिटी था ऑफ पीपल, यहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ एंटायर कम्युनिटी के ऊपर था। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि अ मल्टीलिंगुअल पर्सन इन पाकिस्तान में स्पीक उर्दू, पश्तो एंड इंग्लिश फ्लुएंटली। हाउएवर a heterogeneous speech community such as Peshawar, just एक heterogeneous speech community है, it includes many people who may only speak one language but live in an environment where multiple languages are spoken। बात की समझ आई? नहीं समझ आई तो ऐसे समझाती हूँ। हम कैसे कह सकते हैं कि पेशावर, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि पेशावर इज़ अ हेट्रोजीनियस स्पीच कम्युनिटी, जबकि हाँ, हम कह सकते हैं कि पेशावर हेट्रोजीनियस भी है और मल्टीलिंगुअल भी है। इस पे हमारी डिस्कशन हुई है क्लास में। लेकिन अगर मैं प्रैग्मेटिकली बात करूं तो पेशावर is considered as a heterogeneous speech community, whereas Pakistan as a whole is considered a multilingual country. Let me break it like this. अगर मैं पेशावर को एज अ हेट्रोजीनियस स्पीच कम्युनिटी कहती हूँ तो बेसिकली व्हाट इज़ अ हेट्रोजीनियस स्पीच कम्युनिटी? इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम रीजन बट डिफरिंग इन देयर लिंग्विस्टिक नॉर्म्स, के मतलब एक रीजन में रहते हैं लेकिन उनके लिंग्विस्टिक नॉर्म्स अलग है, उनके डायलेक्ट्स अलग है, इवन स्पीच स्टाइल्स अलग है, रादर देन बीइंग स्ट्रिक्टली मल्टीलिंगुअल। देखो पेशावर में जो लोग रहते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल रहता है, दो सेम रीजन में रहता है, लेकिन आप देखते हैं कि उनके लिंग्विस्टिक चॉइसेस डिफरेंट हैं, उनके डायलेक्ट्स दो के, हमारी डोमिनेंट लैंग्वेज क्या है? पश्तो है, लेट येट मतलब पेशावर की डोमिनेंट लैंग्वेज पश्तो है, येट हमारे डायलेक्ट्स एक दूसरे से अलग हैं, हमारे स्पीच स्टाइल जिसे हम आइडियोलेक्ट कहते हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। तो रादर देन कि हम स्ट्रिक्टली मल्टीलिंगुअल की तो बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पर स्पीच कम्युनिटी की, अपने लिंग्विस्टिक नॉर्म्स की बात करें, अपने डायलेक्ट्स की बात करें, अपने स्पीच स्टाइल्स की, दो हमारी डोमिनेंट लैंग्वेज तो एक ही है जो कि पश्तो है, तो डेफिनेटली दैट्स नॉट बीइंग स्ट्रिक्टली मल्टीलिंगुअल, राइट? वाइल अगर मैं आपको मल्टी लैंग्वेजेस की बात करूं तो दे आर स्पोकन, येट अब पेशावर में मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। आप कह सकते हैं कि मैम आप ठीक है, एक पश्तो तो है लेकिन हम और भी लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट जस्ट कीप दिस वन थिंग इन माइंड, दो देयर आर मेनी multiple languages that are spoken in Peshawar, yet Pashto remains the dominant and most people communicate within its variations। तो आप देख रहे हैं, हाँ बहुत, तो अगेन वही वाली डेफिनेशन रिपीट हो रही है कि बहुत सारी हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं और हमारे पास डायलेक्ट्स है वो एक दूसरे के साथ एक कम्युनिटी में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। जबकि अगर मैं मल्टीलिंगुअल की बात करूँ तो वो स्ट्रिक्टली डोमिनेंट लैंग्वेज की मैं बात करूँगी, वो तो पश्तो है। तो दो हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं और हमारे यहाँ पे और भी बहुत सारी हैं लैंग्वेजेस हैं, हिंद को, ये सारे हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स हैं पेशावर में, येट डोमिनेंट लैंग्वेज पश्तो है हमारे यहाँ पे। अब ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, ये भी अपने जहन में रखें, डायलेक्टल वेरिएशन, इट क्रिएट्स अ लिंग्विस्टिक हेट्रोजेनिटी रादर देन फुल मल्टीलिंगुअलिज्म। अब आप देखें ना, हम कोड मिक्सिंग कर, हम कंप्लीटली बहुत रेयरली स्विच होते हैं, अगर होते भी हैं तो हम उसको कोड स्विचिंग में लेकर जा रहे होते हैं, कोड मिक्सिंग की तरफ हम करते हैं, हम हमारे डायलेक्ट्स एक दूसरे से वेरिएट हो रहे होते हैं पेशावर में। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है? ये किस्म की एक लिंग्विस्टिक हेट्रोजेनिटी क्रिएट कर रहा है rather than creating a full multilingualism। तो do you see how Peshawar is a heterogeneous speech community? अब हम पाकिस्तान को एक मल्टीलिंगुअल कंट्री कैसे कह सकते हैं?
बेसिकली मल्टीलिंगुअल कंट्री क्या होती है? इट इज़ वेयर मल्टीपल डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस आर स्पोकन एंड यूज्ड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। अगेन डेफिनेशन ही एक्सप्लेन करिए। नाउ अभी मैंने पीछे डिस्कस भी किया, पाकिस्तान हैज़ ओवर 70 लैंग्वेजेस, ठीक है, दैट आर स्पोकन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोविंसेस। अब ईच रीजन में उसकी वो अपनी डोमिनेंट लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सिंधी इन सिंध, बलोची इन बलोचिस्तान, पश्तो इन खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाबी इन पंजाब, ठीक है। अब ये सारी तो है, बट हम और हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है? वो एक है, और वो क्या है? उर्दू है। दो इट इज़ नॉट द नेशनल। अब एक बात जहन में रहो, हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, जबकि ये मोस्टली पाकिस्तानीज़ अगर हम देखें तो हमारी नेटिव, मतलब ज़्यादातर पाकिस्तानियों की नेटिव लैंग्वेज नहीं है उर्दू, वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। येट इट सर्व्स एज अ यूनिफाइंग लिंगुआ फ्रैंका व्हिच इज़ यूनिफाइंग ऑल ऑफ अस। अब अनलाइक पेशावर वेयर पश्तो डोमिनेट्स, पाकिस्तान एज अ होल हैज़ नो सिंगल डोमिनेंट लैंग्वेज। पेशावर की बात करूँ, वहाँ पे डोमिनेंट लैंग्वेज पश्तो है। पाकिस्तान की एक डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारी डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस है। मेरी बात की समझ आ रही है? तो जो कि मेजॉरिटी बोल बोल रही है हमारे पास। अगेन आई विल रिपीट माय पॉइंट, अनलाइक पेशावर वेयर पश्तो इज अ डोमिनेंट लैंग्वेज, Pakistan as a whole has no single dominant language spoken by the majority, which makes it a truly multilingual country, right? कंक्लूड करती हूँ बात को। पेशावर, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई, पेशावर a heterogeneous speech community due to its dialectal and ethnic variation within a dominant language. Whereas Pakistan, a multilingual country due to the presence of distinct languages spoken in different regions and not one single dominant language and its variations. अभी समझ आई? That is how Peshawar serves as a heterogeneous speech community, whereas Pakistan as a whole serves as a multilingual country. Simple सी बात है, इसको अपने जहन में रखें। इसके अलावा भी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में भी कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ बहुत गौर से इन लेक्चर को पढ़े। मैं इसको अगर रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वक्त अफ्तारी का टाइम है और रोज़ा है, तो आपको इससे अंदाज़ा लगा देना चाहिए कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर आर फाइनल टर्म एग्जामिनेशन। वी विल जस्ट कंक्लूड इट, and which is language diversity is a crucial part of human communication and cultural identity. Next is understanding bilingualism, multilingualism, borrowing, code switching, even code mixing helps in appreciating the dynamic nature of languages as a whole overall. And language preservation efforts ensure that linguistic heritage is maintained for future generations, जो कि हम कर सकते हैं if we follow that. With that, I will be concluding my today's lecture. पहला रोज़ा आप सबको बहुत मुबारक हो, and see you. अल्लाह हाफिज़.